6 एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हंजू ली को अपनी लाइफ की स्टोरी बता रही होती है। वो ली को बताती है कि जब वो अपने मॉम के पेट में थी तब उसकी फैमिली बुरे दौर से गुजर रही थी, इसलिए उन्हें सिटी छोड़कर अपने होम टाउन आना पड़ गया था। होम टाउन में रहना मेरी मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो इस जगह को जहन्नुम समझती थी। एक्चुअली वो एक सिंगर थी और वो एक अंडरग्राउंड बैंड में परफॉर्म भी करती थी। वो अपने करियर को लेकर बहुत ही पॉजिटिव थी और यहाँ पे उन्हें कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। इसलिए जब उन्हें मौका मिला अपने करियर और अपने फैमिली में से किसी एक को चुनने का, तो उन्होंने अपने करियर को चुना और हमें यहाँ पे अकेला छोड़कर वो अपने करियर बनाने के लिए चली गई। इसलिए मैं अपने मॉम से बहुत ही ज्यादा नफरत करती हूँ। उनके सपने उनके लिए इतने इम्पोर्टेंट थे कि उन्होंने हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा और हमें यहाँ पे अकेला छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। इसलिए डैड को म्यूजिक से दर्द होता है और इसलिए मैंने कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किए। अगर मैं अपने डैड से जाकर कहूँ कि मुझे सिंगर बनना है तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे और मुझे तो ये भी नहीं पता है कि मैं उन्हें ये बात कैसे बताऊंगी। पर फिर भी मैं लास्ट टाइम अपने आप के लिए एक बार सेल्फिश बनना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि एक लास्ट बार मैं तुम्हारे साथ गाना गाऊं। हंजू के मुंह से जब ली ये बातें सुनता है तब वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इनफैक्ट वो इस बात से इतना ज्यादा खुश होता है कि घर आने के बाद वो बहुत ही डांस करता है और बार बार उसी बात को सोचता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग फुल एनर्जी के साथ ली कंपनी आता है। यहाँ पे मैनेजर ली से कहते हैं कि SEZ के सभी मेंबर्स फिर से अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कराना चाहते हैं। तो ली कहता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो 30 सालों के लिए था ना। तो मैनेजर कहते हैं कि क्या तुम नर्सरी की क्लास के बच्चे जितना सीखना चाहते हो। तो ली कहता है कि अगर मैंने फिर से कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया तो मैं इस बार ग्रैंडपा बन जाऊंगा। फिर मैनेजर ली से पूछते हैं कि आखिर उस यूट्यूबर का क्या हुआ। तो ली कहता है कि हम बहुत ही जल्द साथ में काम करने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में हम सेना और उस पर्सन को देखते हैं जो कॉलेज टाइम में हंजू के साथ असाइनमेंट करना चाहता था। ये दोनों आपस में मिलकर किसी एग्रीमेंट पे साइन करते हैं और ये दोनों एक साथ मिलकर किसी बुरे काम को पूरा करने जा रहे होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम हंजू को देखते हैं जो कि अपनी सारी डिलीवरी को पूरा करके जल्द से जल्द बियर शॉप में आती है। यहाँ पे वो अपने ओनर से कहती है कि क्या आप इन सारी चीजों को जल्द से फिनिश कर सकती हो, मुझे सफाई करनी है। ये सुनकर ओनर कहती है कि तुम तो मुझे अब एम्बेरस कर रही हो, तुम मुझे मेरे ही शॉप से बाहर निकाल रही हो। तो हंजू कहती है कि मुझे शॉप को क्लोज करना है इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। फिर ओनर वहाँ से चली जाती है और जाने से पहले वो हंजू को चिढ़ाते हुए किस का साइन देकर चली जाती है। कुछ टाइम बाद यहाँ पे ली आता है और ली और हंजू एक पास बैठते हैं। यहाँ पे ली उससे कहता है कि आखिर मैं एक फैन बनने में सक्सेसफुल हो ही गया और मैं तुम्हें सच में बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ। ये सुनकर हंजू मुस्कुराती है और उसे पूछती है कि तो तुम आज मेरे साथ क्या गाना चाहते हो। तो ली अपने साथ लाए एक नोट दिखाता है और उसे गिटार पे प्ले करता है। इसे सुनने के बाद हंजू कहती है कि तुम्हें इसे पियानो के साथ बजाना चाहिए। फिर हंजू उसे पियानो पे प्ले करके उसे सुनाती है और उसे पूछती है कि तुम्हें ये कैसा लगा। तो ली कहता है कि तुमने इस लिरिक्स को कैसे सोचा। तो हंजू उसे बताती है कि तुम उस टाइम कैसा महसूस कर रहे थे जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे। तो ली मुस्कुराते हुए कहता है कि एक्चुअली मैंने उस टाइम कुछ नहीं सोचा था क्योंकि तुम उस टाइम मेरे हेडफोन पे खड़ी थी। ये सुनकर हंजू कहती है कि क्या ऐसा था। तो ली कहता है कि सचमुच तुम थोड़ी देर के लिए मेरे हेडफोन पे खड़ी थी। इसके बाद हंजू कहती है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब मुझे लगा था कि तुम रिवेंज के लिए आए हो। ये सुनकर ली कहता है कि क्या मैं उस टाइम क्यूट एंड वियर्ड लग रहा था। और इसके बाद ये दोनों स्माइल करते हुए एक साथ गाना स्टार्ट कर देते हैं। ये दोनों साथ में बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं। तभी ली हंजू को बीच में ही रोक देता है और उसे कहता है कि चलो एल्बम रिलीज करते हैं। अब रात के समय में हम हंजू को उसके अंकल एंड आंटी के घर पे देखते हैं जहाँ पे वो उनके साथ डिनर करती है और घर आने के बाद पियानो बजाती है। और फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग ली को अपने मैनेजर और एक लेडी के साथ देखते हैं। यहाँ पे ली हंजू की रिकॉर्ड की हुई ऑडियो को उन्हें सुनाता है और उनसे पूछता है कि ये आप दोनों को कैसा लगा। तो लेडी कहती है कि ये सॉन्ग सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। फिर मैनेजर ली से कहते हैं कि क्या तुम इसे एल्बम में रिलीज करना चाहते हो। तो ली कहता है कि ऑफ कोर्स मैं इस सॉन्ग को रिलीज करना चाहता हूँ। उसके बाद इस सॉन्ग को इसके टीममेट सुनते हैं। यहाँ पे मैकचुन भी होता है और वो भी इस सॉन्ग को सुनता है। इस सॉन्ग को सुनने के बाद मैकचुन हंजू से मिलने के लिए बियर शॉप पे जाता है और वहाँ पे जाने के बाद वो उससे पूछता है कि क्या ये बात सच है कि तुम सच में एल्बम बनाने जा रही हो और वो भी बिना फेस दिखाए, क्या तुम ठीक तो हो। मैकचुन की बात सुनकर हंजू कहती है कि हाँ मुझे पता है कि जिस काम को मैं करने जा रही हूँ वो बहुत ही डेंजर है, बट मैं एक बार अपने आप के लिए इसे करना चाहती हूँ। सिर्फ एक बार मैं सेल्फिश होकर अपने आप के लिए कुछ करना चाहती हूँ। ये सुनकर मैकचुन कहता है कि क्या तुम ली पर ट्रस्ट करती हो। हंजू कहती है कि नहीं मैं नहीं करती हूँ, अब मैं उसे पसंद करने के बारे में नहीं सोचती हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हम ली और हंजू को बियर शॉप के अंदर देखते हैं। यहाँ पे ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें एक एक्सचेंजिंग डायरी बनाना चाहिए जिसमें हम दोनों अपने आइडियाज और वो हर सारी चीजों को लिख सके जो हमारे एल्बम से रिलेटेड हो। इसके बाद ली हंजू से कहता है कि क्या मैं तुम्हें एक बार हक कर सकता हूँ। तो हंजू से कहती है कि क्या तुम्हें मरना है। अब नेक्स्ट सीन में हम ली को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उसे खुश होना भी चाहिए क्योंकि वो जो चाहता था हंजू के साथ सॉन्ग बनाना वो अब हो रहा था।
ये दोनों अब अपने एल्बम पे काम करना स्टार्ट कर दिए हैं और इस डायरी में वो सॉन्ग लिखने के साथ साथ उन बातों को भी लिखते हैं जो वो एक दूसरे से कहना और पूछना चाहते थे। इस डायरी पे पहले ली लिखना स्टार्ट करता है और वो इसमें लिखता है कि मुझे नहीं पता कि मैं इस डायरी को किस चीज से स्टार्ट करूं, आखिर मैं इस पे क्या लिखूं और कैसे लिखूं। मैंने काफी समय सोचने के बाद अपने सॉन्ग की टाइटल को लिखा और उसके बाद मैंने यहाँ पे उस सॉन्ग से स्टार्टिंग की जिसे हमने कल प्रैक्टिस किया था। इसके बाद ली कहता है कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला तो मुझे तुम एक हेडफोन चोर लगी थी, एक वियर्ड पर्सन, और उससे भी ज्यादा तो वियर्ड बात ये थी कि मैं तुम्हें ही इंटरेस्ट लेने लगा और तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगा। देन इसके बाद हंजू लिखती है कि मैं काफी समय से किसी प्रॉब्लम की वजह से डायरी नहीं लिख रही थी, लेकिन अब जब मैं इस डायरी को लिख रही हूँ तब मैं सोच रही हूँ कि क्या मुझे इस बार खुशियाँ मिलेंगी। इसके बाद ली लिखता है कि वो कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से तुम कमजोर हो गई और डायरी लिखना बंद कर दी। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कुछ ऐसा हमेशा करता रहूंगा जिससे कि तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान बनी रहेगी। फिर हंजू कहती है कि तुमसे मिलने पर मुझे ये एहसास हुआ कि तुम मुझसे ज्यादा अलग नहीं हो। मैं पहले तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचती थी और मैं तुम्हें एरोगेंट भी समझती थी। मुझे पता है कि जब तुम ये पढ़ोगे तो तुम्हें दुख होगा, बट मेरे साथ हमेशा ऑनेस्ट रहने के लिए थैंक्स। और तुम इस कन्फेशन को उस टाइप का कन्फेशन मत समझ लेना जैसा तुम अपने दिमाग में सोचते हो। फिर ली कहता है कि तुमने जो मेरे बारे में सोचा और तुमने जो मेरे बारे में कहा उससे तो मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ, लेकिन मैं कोई अजीब इंसान नहीं हूँ। देखते ही इनका ये एल्बम अब कंप्लीट हो गया और इसलिए ली बहुत ही ज्यादा खुश है और वो इतना ज्यादा एक्साइटेड है कि उसने हंजू को तो गले ही लगा लिया। हंजू से कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे छोड़ो, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तभी वहाँ पे हंजू की फ्रेंड आ जाती है और उन दोनों को ऐसे देखकर वो पूछती है कि तुम दोनों आखिर कर क्या रहे हो। उसके बाद ये दोनों इस टॉपिक पे बात करते हैं जहाँ पे हंजू की फ्रेंड कहती है कि अच्छा तुम एक ब्लॉगर हो, बट तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपा कर रखी। अच्छा ये छोड़ो, अब तो मुझे ये बताओ कि ली तुम्हारा क्लासमेट और फैन है और तुम एक ब्लॉगर हो और तुम दोनों साथ में मिलकर एक एल्बम बना रहे हो। तो ली और हंजू कहते हैं कि हम साथ में मिलकर एल्बम बना रहे हैं। उसके बाद हंजू कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे ये बात छुपाना नहीं चाहती थी। उसके बाद फिर से हंजू की फ्रेंड हंसते हुए पूछती है कि अच्छा तो तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। ये सुनकर ये दोनों इधर उधर देखने लगते हैं। फिर से हंजू की फ्रेंड कहती है कि अच्छा कोई बात नहीं, सबके पास सीक्रेट होते हैं, तो अब मुझे बताओ कि तुम दोनों का रिलेशनशिप कहाँ तक पहुँचा। यहाँ पे ली उसकी फ्रेंड को सारी सच्चाई बताने जा ही रहा होता है, तभी हंजू बीच में बोलती है कि हम दोनों इंटर्न हैं। ये सुनकर तो ली का फेस ही रिएक्शन बदल जाता है। उसके बाद हंजू की फ्रेंड उससे बोलती है कि तुम इसकी इंटर्न हो, इसका क्या मतलब है। तो हंजू कहती है कि मैं इसके अंडर काम करती हूँ और इसलिए मैं इसकी इंटर्न हूँ। सीन शिफ्ट होता है और उसके बाद हम हंजू को डिलीवरी करते हुए देखते हैं। डिलीवरी करते टाइम जब हंजू थक जाती है तब वो एक जगह पे जाके बैठती है और वहाँ पे वो सोचती है कि आखिर मैंने उस टाइम ये क्यों कहा था कि मैं इंटर्न हूँ। हंजू कल के बारे में ये सोच ही रही होती है, तभी उसके पास डिलीवरी ले जाने का मैसेज आता है और जब वो अपने डिलीवरी को डिलीवर करने के लिए उस जगह पे पहुंचती है तब उस जगह को देखकर वो थोड़ी सी सरप्राइज्ड हो जाती है। वह इस जगह पे अपने फेस को कवर करके जाती है और जब वो डोर तक पहुंचती है तब वहीं पे डिलीवरी रखकर बेल बजाकर भागने लगती है। तभी अंदर से डोर ओपन होती है, अंदर से मैकचून आता है और वह हंजू को देख लेता है। उसके बाद ये दोनों बाहर बैठते हैं। यहाँ पे हंजू मैकचून से कहती है कि जब मैं यहाँ पे पहुंची थी तभी ही मुझे शक हो गया था। तो मैकचून कहता है कि अगर ऐसी ही बात थी तो मुझे देखकर भागी क्यों। हंजू कहती है कि इस तरीके से मिलना थोड़ा अजीब होता। तभी हम ली को देखते हैं जो कि गार्डन में घूम रहा होता है और तभी उसे हंजू दिखाई देती है। वो खुशी खुशी हंजू की तरफ बढ़ता है। तभी वो देखता है कि हंजू मैकचून के साथ बैठी है। हंजू को मैकचून के साथ देखकर ली को जेलसी होती है और वो हंजू के पास जाकर कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो हंजू कहती है कि मैं अभी पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ, वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ली तो मैकचून के साथ हंजू को देखकर बहुत ही जेलस फील कर रहा था। वो उसे जलाने के लिए हंजू से कहता है कि मैं तो तुम्हारा काफी समय से इंतजार कर रहा था। ये सुनकर हंजू कहती है कि क्या। हंजू कहता है कि जो टाइम हमने डिसाइड किया था मिलने के लिए उससे 30 मिनट ज्यादा हो चुके हैं और क्या इतना लेट होने के बाद भी तुम यहाँ पे बैठना चाहती हो। हंजू तो ये बात सुनकर कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि इस वक्त हमारे पास कौन सा काम है। तो ली उसे कहता है कि जल्दी करो, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और इतना कह के ली हंजू का सामान उसका साइकिल लेकर वहाँ से चला जाता है। हंजू भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। जब वो थोड़ी दूर चले जाते हैं तब हंजू उससे पूछती है कि बताओ हमें कहाँ पे जाना है। हंजू पीछे मुड़ता है और उसका फेस रिएक्शन पूरा बदल गया होता है। वह इस समय बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो हंजू से पूछता है कि तुम वहाँ पे क्या कर रही थी। ये सुनकर हंजू कहती है कि हमारे पास कोई काम नहीं था ना। तो ली उसे इग्नोर करता है। फिर हंजू कहती है कि बताओ तुम मुझे यहाँ पे किस लिए लाए हो। तो ली कहता है कि तुम वहाँ पे क्या कर रही थी इंटर्न हंजू।
और उसके बाद वो फिर से हंजू से कहता है कि उस टाइम तुम अपने फ्रेंड से क्या कह रही थी कि हमारा रिलेशन इंटर्न का है। ये सुनकर हंजू कहती है कि तुम ये बातें अभी क्यों कर रहे हो। तो ली कहता है कि क्योंकि मैं अभी उदास हूँ। मैं तुम्हें देखने के लिए दरवाजे तक आया और तुम उसके साथ स्माइल कर रही थी। ये देखकर मुझे बहुत ही जेलसी फील हो रही थी। और इतना कह के ली हंजू का सामान वहीं पे रखकर वहाँ से चला जाता है। फिर हंजू कहती है कि ये क्या कर रहा था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हंजू ली के पास कॉल करती है और कहती है कि आज हमें म्यूजिक रिकॉर्ड करना है। तो ली कहता है कि ठीक है, तुम रात को मेरे घर पे आ जाना और हम काम पूरा कर देंगे। और इसके बाद ली फोन को कट करने जा रहा होता है। तभी हंजू उसे कहती है कि हम कल काम के सिलसिले में मिले थे, मैं जानबूझकर उसके पास नहीं गई थी, इसलिए तुम उदास मत होना। मैंने सोचा कि तुम्हें ये बात मैं बता दूं। और उसके बाद वो फोन को कट कर देती है। फोन को रखने के बाद हंजू नर्वस हो जाती है और इधर हम ली को देखते हैं। ली तो फुल सरप्राइज्ड होता है, साथ में नर्वस भी होता है और बहुत ज्यादा खुश भी होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम ली और मैकचुन को देखते हैं। यहाँ पे मैकचुन ली को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। तो ली उसे कहता है कि तुमने मुझ पे ध्यान नहीं दिया, मैंने तुम्हें उस वक्त ऐसे ही जाने दिया। यहाँ पे ली मैकचुन को जलाने की कोशिश कर रहा था, बट मैकचुन ऐसा था कि वो बोलता है कि ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम ली के असिस्टेंट को देखते हैं जो कि भागते भागते ली के पास आता है और उसे एक वीडियो दिखाता है। वीडियो में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपना फेस कवर की होती है और वो लोगों को बताती है कि पीली ने एक सिंगर के सॉन्ग को चुराया है। जब ये ली वीडियो देखता है तब वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जब ली इस वीडियो के कमेंट को देखता है तब उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गाली देने लगता है। उसका असिस्टेंट उसे समझाता है कि आपके आसपास लोग हैं, आप प्लीज ऐसा लैंग्वेज यूज मत करो। इधर मैकचुन भी इस वीडियो को देख लिया था और हंजू की फ्रेंड ने भी इस वीडियो को देख लिया था, इसलिए हंजू की फ्रेंड हंजू को ले जाकर इस वीडियो को दिखाती है। इस वीडियो को देखने के बाद हंजू थोड़ी सी टेंस हो जाती है क्योंकि उसके जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो उसे क्लेरिफाई चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो इस पे एक वीडियो बनाए। अब हम यहाँ पे ली की कंपनी में देखते हैं और यहाँ पे मैनेजर भी उसी टॉपिक पे बातें कर रहे होते हैं और वो सेना से पूछते हैं कि क्या तुमने उस वीडियो को देखा। तो सेना कहती है कि नहीं, मैंने उस वीडियो को तो नहीं देखा है, बट मैंने उसके वीडियो के बारे में सुना है। इसके बाद मैनेजर कहते हैं कि 12 ट्यून्स होते हैं और हर दिन 60-100 से भी ज्यादा सॉन्ग्स रिलीज होते हैं, तो इतने सारे सॉन्ग से तो ये इत्तेफाक हो ही सकता है कि किसी का सॉन्ग किसी से रिलेटेड हो। और कुछ टाइम बाद ये मीटिंग यहीं पे खत्म हो जाती है। जब मीटिंग खत्म हो जाती है तब सेना मैनेजर से कहती है कि ये वही लड़की है ना जिसके बारे में ली बता रहा था, अगर इस टाइम अगर वो ली के साथ कोलैबोरेशन करती है तो इससे ली पे गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। वह इस समय मैनेजर को हंजू की तरफ भड़का रही होती है और ये सारी बातें मैकजुन भी सुन रहा होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम ली को देखते हैं जो कि होप कर रहा होता है कि इस यूट्यूब वीडियो को हंजू ना देख पाए। तभी उसका असिस्टेंट उसे कहता है कि अर्जेंटली रिप्रेजेंटेटिव आपसे मिलना चाहते हैं। जब ली अपने मैनेजर के पास जाता है तब मैनेजर उससे कहते हैं कि तुमने पहले ही कहा था कि तुम उस पर्सन में इंटरेस्टेड नहीं हो, तुम्हें उस पर्सन के सिर्फ म्यूजिक ही पसंद है। अगर तुम इस माहौल में उसके साथ काम करते हो तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ली मैनेजर को बताता है कि ये एक फेक वीडियो है, बट मैनेजर उसे कहते हैं कि ये फेक है या फिर रियल, इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मुझे सिर्फ पब्लिक के ओपिनियन से ही फर्क पड़ता है और इसमें पब्लिक उसे नहीं देखना चाहती है। और एक बात, अगर तुम SG8 के मेंबर बन के रहना चाहते हो तो तुम्हें इन सारी चीजों से दूर रहना होगा। अब यहाँ से ली हंजू के पास जाता है और वो देखता है कि वो बियर शॉप के बाहर ही बैठी है। वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मेरे पास बियर शॉप की चाबी नहीं है। तभी देखता है कि बियर शॉप के पास में रखी एक पॉट में चाबी है और वो उठाकर उसे दे देता है। फिर वो दोनों बियर शॉप के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद हंजू ली से पूछती है कि कंपनी ने क्या कहा, क्या वे लोग एल्बम को कैंसिल करना चाहते हैं। तो ली उसे बात छुपाते हुए कहता है कि आखिर हम क्यों एल्बम को कैंसिल करने लगे, ऐसी सिमिलैरिटी तो हर एक सॉन्ग में होती है ना। ये सुनकर हंजू कहती है कि तुम ऐसा सोचते हो बट बाकी लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, बट लोग तो यही सोचते हैं ना कि मैंने सॉन्ग को चोरी किया हुआ है। ये सुनकर ली हंजू के फोन को लेता है और उसके फोन से उस ऐप को डिलीट कर देता है। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जैसे ही आप इंटरनेट से दूर हो जाओगे ये सारी चीजें गायब हो जाएंगी। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा। वैसे ही तुम बात याद रखना कि रात को हम सॉन्ग को रिकॉर्ड करने वाले हैं। और इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सेना को देखते हैं जो कि एक रिपोर्टर से बात कर रही होती है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि हंजू के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सेना ही कर रही है और ये बात मैकचुन को भी पता चल जाता है। इसके बाद हम ली को देखते हैं जो कि सेना के पास जाता है और उससे हेल्प मांगता है ताकि पीली फिर से परफॉर्म कर सके, बट वो उसकी हेल्प नहीं करती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हंजू अपने बियर शॉप में अकेली होती है। तभी वहाँ पे कोई आता है और वो मैकजुन होता है। मैकजुन बियर शॉप में आते ही हंजू को गले लगा लेता है और काफी देर तक वो उसे गले लगाए रहता है और यहीं पे इस कहानी का 6th एपिसोड खत्म हो जाता है।